नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर बी एन मिश्रा में स्वागत है। हम यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी के एक टॉपिक है डिस्कस कर रहे हैं। यंग्स मॉडुलस होता क्या है? तो हम जानते हैं कि जब किसी बॉडी में हम डिफार्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, डिफार्मिंग फोर्स वो फोर्स होता है जो बॉडी के शेप एंड साइज को चेंज कर देता है। उस एक्सटर्नल फोर्स को डिफार्मिंग फोर्स कहते हैं। तो डिफार्मिंग फोर्स अगर हम लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर अप्लाई करते हैं तो बॉडी के जो लेंथ है वो चेंज हो जाता है। इस तरह से द इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब किसी बॉडी के यूनिट लेंथ में, ओरिजिनल लेंथ में जो चेंज होता है उसे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। और बॉडी के यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन पे जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उस फोर्स को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहा जाता है। द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो इस तरह से इलास्टिस के लिमिट के अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियो को यंग्स मॉडुलस कहते हैं। दैट इज यंग मॉडुलस यंग्स मॉडुलस इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेस भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम यंग मॉडुलस कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल बाई। इसको हम बाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। लेट द इनिशियल लेंथ ऑफ वायर बी कैपिटल एल and the area of cross section be capital A. If its one end is clamped to a rigid support and a force F is applied to increase its length by an amount small l on other end, मतलब जैसे यहाँ पे समझाने के लिए है, ये दीवार हो गया, इसमें कोई वायर है, यहाँ पे हम कोई बेट लगा रहे हैं, तो ये इसकी हो गई ओरिजिनल लेंथ। जब हम यहाँ पे बेट लगाएंगे तो इसकी जो लेंथ है थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। इस जो लेंथ इंक्रीज होती है, इस इंक्रीज लेंथ को हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। और जो इसमें फोर्स लगाया जाता है, इस तरह से जो ये बेट लगता है, ये इसमें फोर्स लगाते हैं, इसके लेंथ के अकॉर्डिंग फोर्स लगाते हैं। चूंकि लेंथ भी नीचे इंक्रीज होगी और फोर्स भी नीचे लगता है, इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा चेंज इन लेंथ ऑफ वायर अपॉन ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर। तो स्मॉल एल इसके वायर में चेंज हुआ है और इसका ओरिजिनल लेंथ है कैपिटल एल, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। फिर इसके बाद लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। स्ट्रेस एक तरह का फोर्स है। तो इस ये जो फोर्स है वो किसी भी बॉडी के यूनिट क्रॉस सेक्शन में लगता है। जब बात यूनिट की आती है मतलब उसको डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे यूनिट लेंथ है, यूनिट लेंथ में जो इंक्रीज होता है इसलिए ओरिजिनल लेंथ को डिवाइड कर दिया गया है। इसी तरह से यहाँ पे यूनिट एरिया पे फोर्स लगेगा तो हम एरिया को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा AF अपॉन A। चूंकि हम फोर्स नीचे की ओर लग रहा है और फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, चूंकि इसमें ग्रेविटी लगेगी इसलिए इसको लिख सकते हैं हम mg।
और अगर वायर सर्कुलर फॉर्म में है तो उसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर यंग मॉडुलस इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला था F अपॉन ए। फिर है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसका फार्मूला था स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एल। तो फोर्थ वाला पार्ट फर्स्ट पार्ट के साथ हो जाता है, इसका मतलब कैपिटल एल और एफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ इंटू कैपिटल एल स्मॉल एल इंटू ए, ये हो जाएगा यंग मॉडुलस। अब फोर्स की वैल्यू है mg, तो ये हो जाएगा mg कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल, और एरिया अगर हम ले रहे हैं पाई आर स्क्वायर, अगर सर्कुलर फॉर्म में है तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यंग मॉडुलस को हम 22 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा यंग मॉडुलस, इसका फॉर्मूला हो गया ये। अब यदि हम कंसीडर करें इफ एरिया ए इक्वल टू हो जाए 1 मीटर स्क्वायर, अगर हम एसआई सिस्टम की बात करें, और स्मॉल एल की वैल्यू कैपिटल एल हो जाए, अगर हम इसको मीटर में बात कर रहे हैं, तब यहां से हम देख सकते हैं कि जो y इक्वल टू होगा वो f इक्वल टू एम जी होगा। मतलब यदि एरिया को 1 कर दिया जाए, स्मॉल एल कैपिटल एल 1 इक्वल कर दिया जाए, यहां से देखिए अगर हम एरिया 1 कर देते हैं और स्मॉल एल कैपिटल एल इक्वल कर देते हैं, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से जो y इक्वल टू होगा वो हो जाएगा f। चूंकि f की वैल्यू mg होती है तो y इक्वल टू हो जाएगा mg। यहां से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज, तो इस तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि इलास्टिसिटी का यंग मॉडुलस उस फोर्स के इक्वल होता है जो कि वायर के लेंथ को डबल कर दे। डबल करने का मतलब क्या है, क्योंकि हम यहां से देख सकते हैं कि स्मॉल एल इक्वल टू कैपिटल एल है, इसका मतलब जितनी उसकी ओरिजिनल लेंथ है उतनी ही उसकी लेंथ में इंक्रीज हो रहा है, इसलिए जो वायर की लेंथ है वो डबल हो मानी जाएगी। तो अगर यंग मॉडुलस उस फोर्स के इक्वल है जो कि वायर की लेंथ को डबल कर देता है, और वो फोर्स यूनिट एरिया पे लगता है, यूनिट एरिया आप क्रॉस सेक्शन पे लगता है, यहाँ पे हम यूनिट 1 लिए हैं, एरिया 1 मीटर स्क्वायर लिया है। तो इस तरह से यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू दैट फोर्स विच एक्सटेंड द लेंथ ऑफ वायर डबल एंड अप्लाइड इन यूनिट क्रॉस सेक्शन। इसकी एसआई यूनिट है इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका एसआई यूनिट है। और इसका डायमेंशन फार्मूला है, इसका डायमेंशन फार्मूला है जैसा कि आप देख सकते हैं ml-1 t-2। यंग मॉडुलस जो है ओनली सॉलिड मटेरियल पर ही अप्लाई होता है, ये सिर्फ सॉलिड मटेरियल से रिलेटेड होता है। अब सॉलिड मटेरियल का अगर हम एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें तो हम नॉर्मली जानते हैं कि जो रबर है वो अगर हम किसी उसको सीलिंग पे या किसी स्टोन पे अगर हम थ्रो करते हैं तो रबर जंपिंग ज़्यादा करती है। तो नॉर्मली हम ये मानते हैं कि रबर का यंग मॉडुलस ज़्यादा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं है। रबर इज मोर इलास्टिक देन स्टील, ये एक्चुअल में मान्यता है, ऐसा हम लोग मानते हैं, लेकिन स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। स्टील जो है उसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, 50 टाइम्स ज़्यादा होती है, रबर के कंपेयर में 50 टाइम्स ज़्यादा होती है। और ये प्रूफ होता है यंग मॉडुलस के द्वारा, क्योंकि एक बॉडी में अगर वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक है तो उसको हम अधिक से अधिक फोर्स लगाते हैं उसमें चेंज करने के लिए। रबर को यदि हमें चेंज करना है तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा और रबर चेंज हो जाएगा, लेकिन इलास्टिक बॉडी है तो उसमें हमें चेंज करने के लिए, उसके लाइन लेंथ को, एरिया को चेंज करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, इसलिए स्टील में ज़्यादा फोर्स लगेगा, इसलिए स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ये यंग मॉडुलस के थ्रू प्रूफ होता है। अब जो हमारे जो एक कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि रबर ज़्यादा इलास्टिक है, तो रबर की जो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा है। मतलब स्टील की
इलास्टिसिटी ज्यादा है और रबर की जो रेंज है, इलास्टिसिटी की जो रेंज है वो ज्यादा है, वो जो है 80% है। मतलब हम रबर को उसके लेंथ से 80% तक उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं। तो रबर की जो इलास्टिसिटी की जो रेंज है वो ज्यादा है, लेकिन इलास्टिक ज्यादा स्टील है एज कंपेयर टू रबर। दोस्तों ये हुआ यंग मॉड्यूलस। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।